गुड इवनिंग कुलडियर्स, माई सेल्फ अनिकेत। आज हम अपने चैनल नॉलेज इंस्टीट्यूट पे प्रकाश चैप्टर का जो लाइट चैप्टर है उसका पार्ट 4 लेके आए। इसमें हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख चुके हैं, है ना। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले यहाँ दो ही केस होते हैं, काफ़ी छोटा इसका जो है वीडियो है। देखिए जब हम वस्तु को वस्तु का जब स्थिति है ना, वस्तु की स्थिति यानी बिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति जब कहाँ रखते हैं हम वस्तु को, ये नियम होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। जब हम अनंत पर रखते हैं तो ये याद रखिए, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो इमेज होता है ना, प्रतिबिंब की स्थिति आपका कहाँ होगा, फोकस ऐप पर। किंतु फोकस ऐप पर लेकिन दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे, उनके पीछे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फोकस ऐप पर दर्पण के पीछे, है ना। अब देखिए इसे, और इसका जो ही होता है क्या बोलता है, साइज है ना, मतलब प्रतिबिंब का साइज, यह आपका होता है अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु साइज का अत्यधिक छोटा। ये देखिए जो साइज होता है ये अत्यधिक छोटा होता है, और इसका जो सॉरी प्रकृति होता है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, वो हमेशा मतलब उत्तल दर्पण केस में हमेशा होगा आभासी तथा सीधा। दो बातों को यहाँ देखिए ट्रिक वाइज ध्यान रखना है। क्या, उत्तल दर्पण में जो साइज होता है वो हमेशा छोटा होगा, कहीं अत्यधिक छोटा तो कहीं सिर्फ छोटा, और जिसका प्रकृति होता है ये हमेशा आभासी तथा सीधा होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब देखिए इसका इमेज हम बनाने जाते हैं, मतलब किरण आरेख है ना, रेडियोग्राम। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है ना। इसमें इधर पेंट किया रहता है, आप अपने से गेस कीजिए, इधर गेस मतलब आपको पढ़ा और आना चाहिए, इसीलिए आप गेस कर पाएंगे। ये एम, ये एन, है ना। अब देखिए ये है आपका मुख्य अक्ष, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका अगर पी है, ये आपका एफ है, ये आपका सी। आप बोलेंगे इधर एफ सी कैसे हो गया। ये देखिए दर्पण के आगे वाले भाग में उत्तल दर्पण में होता है एफ तथा, मतलब दर्पण के पीछे वाले भाग में होता है आपका एफ तथा सी। देखिए मैंने आपको कुछ गलत नहीं बताया, ये सब सही है। दर्पण के पीछे वाले भाग, है ना। और यहाँ वस्तु अनंत पर है, यानी यहाँ पे तो अनंत से आपका समांतर किरणें आती है, इसे करके आएंगी, और ये परावर्तन होगा, टकरा के चले जाते हैं, है ना, चली जाती हैं, ऐसे करके आएंगी और चले जाएंगे। आप बोलिए हाँ चले तो जाने चाहिए, क्योंकि दर्पण यहीं खत्म होता है तो यहाँ टकराने बदले जाने चाहिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है तो ये फोकस से होकर पार होती है, लेकिन यहाँ तो फोकस से पार होने की बात ही नहीं है, तो यहाँ से टकरा कर ही चली जा रही है। इसीलिए हम इसे अपने मन से काल्पनिक रूप से हम बढ़ाएंगे आगे, और ये देखिए ये आगे हमने बढ़ा दिया, इसीलिए यहाँ आभासी यानी काल्पनिक बनता है ना, इमेज, प्रतिबिंब, है ना। तो देखिए आभासी तथा सीधा, ये देखिए बन गया, यहाँ पे फोकस पर बन गया, क्लियर है। अब जो हमारा दूसरा है ना, दूसरा जो है उसमें जो वस्तु की स्थिति होती है ना, वस्तु की जो स्थिति होती है वो आपका अनंत तथा ध्रुव के बीच होता है, मतलब पी के बीच, है ना, पी के बीच, दर्पण के अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, है ना, पी के बीच। तो इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है ना, प्रतिबिंब की स्थिति, ये वस्तु की स्थिति हुआ, ये प्रतिबिंब की स्थिति में लिख नहीं रहा हूँ, वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति आपका पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे, सॉरी कैमरा हिल गया, पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब आपका जो साइज है, मतलब प्रतिबिंब का साइज, वो सिर्फ छोटा होगा, अत्यधिक छोटा नहीं, छोटा होगा, कम छोटा, है ना जी। अब जिसका प्रकृति है, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति है, मैंने आपको हमेशा कहा कि आभासी तथा सीधा, इन केस ऑफ उत्तल दर्पण, है ना, आभासी तथा सीधा। ये देखिए आपका विजुअल होगा, आभासी तथा सीधा, है ना। देखिए ये सारे नियम है, ये आपको याद रखने हैं, और इसके अनुसार आपका बन जाना है क्या, किरण आरेख। तो ये देखिए अब हम बनाने जा रहे हैं, ये देखिए आपको दर्पण, आपका एम, एन, ये आपका पी, ये आपका एफ, ये आपका सी, है ना जी।
अब देखिए हम वस्तु को कहाँ रख रहे बताइए, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। तो अनंत इधर है, यहाँ ध्रुव है, तो दर्पण के बीच, तो देखिए यहाँ रख दिए अनंत, अनंत इधर और पी दोनों के बीच कहीं भी यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, हम यहाँ रख लिए है ना। आप कहीं भी वहाँ रख सकते हैं, मतलब अनंत तथा पी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ रखने के बाद नामकरण कीजिए ए, ये बी। अब देखिए आप किरण, पहला किरण कहाँ से पास करना चाह रहे हैं बताइए, हम वहीं से करते हैं, पहला किरण यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये तो दर्पण यही है, तो यहाँ से टकरा के चली गई। अब देखिए दर्पण यहाँ है और यहाँ से टकरा के चलेगी, तो हमारा नियम क्या कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो तो ये फोकस से पार होती है, इसीलिए हम इसे अपने से काल्पनिक रूप से फोकस से पार कर देंगे, है ना। इसीलिए ये आभासी इमेज बनता है, मतलब काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। अब देखिए दूसरा किरण हम कहाँ से पास करें बताइए, दूसरा किरण हमें शायद, हमारा आंसर सी से पास करना चाहिए, सी से। जब सी से हम पास करते हैं, सॉरी मतलब यहाँ से देखिए ऐसे करके पास करेंगे, तो ये सी में ऐसे करके जाएंगे डॉट डॉट, है ना, क्योंकि इधर तो आपका जी मिरर नहीं है ना, तो सी से पास किए और ये सी से टकरा के चली गई, है ना। ये देखिए आपका कंप्लीट इमेज बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, ये देखिए यहाँ बना प्रतिबिंब, ऐसे करके बना, सीधा बना, वस्तु से छोटा बना, बना के नहीं, देखिए तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें तो हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने आपको समझा दिया। अब उत्तल दर्पण का उपयोग हम समझाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग आपका दर्पण के पश्च, मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग आपका वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है ना। वाहनों के, लिख दे रहा हूँ, वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, दर्पण के रूप में होता है ना। अब मैं आपको एक लाइन का मतलब, वाहनों के मतलब गाड़ी, जाहिर सी बात है, पश्च दृश्य मैंने पीछे, पश्च मैंने पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए क्या जाता है। आप देखे होंगे कि कोई भी गाड़ी जैसे बोलेरो है मान के चलिए, उसमें जो साइड मिरर होता है उसी को हम बोलते हैं पश्च दृश्य दर्पण, है ना, साइड मिरर, है ना। उसमें देखिएगा आप आगे बैठे हैं और देख रहे हैं, तो देखिएगा आपको पीछे का पेड़ है या फिर कोई आदमी है जा रहा है तो आपको दिखता है ना, तो उसी दर्पण के लिए किया जाता है। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन बनता है, मतलब जो कि एग्जाम में भी आता है कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो आप लिखिएगा, मतलब देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ और आंसर समझाता हूँ, आंसर अपने से लिखिएगा। वाहनों में साइड मिरर यानी पश्च दृश्य दर्पण, साइड मिरर, साइड मिरर के, साइड मिरर, ये देखिए आपको विजुअल साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों, किया जाता है और क्यों। ये देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और क्यों। वाहनों के, वाहनों में साइड मिरर के रूप में तो दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन किस दर्पण का, उत्तल या अवतल, और किया भी जाता है तो क्यों किया जाता है। देखिए तो आप लिखिएगा वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो देखिए क्योंकि में आंसर आपको देना है क्या बताइए, आंसर आपको क्या देना है, तो ड्राइवर पीछे के वाहनों की गति का ध्यान रखकर स्वयं सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सकता है ना। तो देखिए ये मैंने आपको क्या कर दिया, आप सोच रहे हो कि क्या सर बता रहे हैं ना, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वाहनों में साइड मिरर के रूप में, ये देखिए आप लिखिए वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्यों किया जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो ड्राइवर होता है वो अपने पीछे के वाहनों की जो गति होता है उसको ध्यान में रखकर वो स्वयं सुरक्षित होकर आसान से गाड़ी चला सकता है। तो आप लिखिएगा कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो ड्राइवर होता है वो पीछे वाले वाहनों की गति को ध्यान में रखकर स्वयं सुरक्षित होकर गाड़ी चला सकता है। और उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव माने हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इसकी मदद से जो ड्राइवर होता है ना, इसकी मदद से जो ड्राइवर होता है उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, जो पीछे का दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है क्योंकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है ना। बस इतना आप लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाने हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इस पर वीडियो शूट करने वाले हैं। करने वाले नहीं, आपकी अगर मतलब डिमांड होगी तो हम कर देंगे, और नहीं तो फिर आप अगला वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।